हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह आपके लिए लाया हूँ आज विलियम बटलर यीट्स महोदय के द्वारा लिखा गया ये बेहतरीन पोएम जिसका नाम है द सेकंड कमिंग। द सेकंड कमिंग को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे हम। लाइन बाय लाइन के बजाय वर्ड बाय वर्ड कहें तो ज़्यादा सही होगा। उसके पहले आपको मैं बता दूं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। एग्जाम का मतलब है जैसे टीचिंग से रिलेटेड जितने भी प्रोमिनेंट एग्जाम्स हैं, चाहे वो यूजीसी का नेट हो, डी ट्रिपल एस बी का टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूपी का टीजीटी हो, पीजीटी हो, जीआईसी लेक्चर हो या एलटी ग्रेड का हो, इवन केवीएस और एनवीएस की बात अगर करूं मैं तो जितने भी एग्जाम्स में द सेकंड कमिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पॉइंट वाइज रखा है मैंने। अलावा उसके और भी बहुत सारे पॉइंट्स रखा हुआ हूं जो आपके लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को कवर करेंगे और फिर देखेंगे हम वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करेंगे इस पोएम को। शुरू करते हैं इस पोएम को। पॉइंट्स वाइज पहले कंफर्म करते हैं। इनिशियली जब ये पोएम लिखा गया था तो इसका टाइटल था द सेकंड बर्थ। तो ये याद रखिएगा, द सेकंड कमिंग के बजाय इसका नाम सेकंड बर्थ था। ये 22 लाइंस में टोटल लिखा गया है, 2 स्टेंजास में है। ये डिवाइड यानी कि 2 अनइवन स्टेंजा इसमें है। और ये पोएम जो है वो फ्री वर्स में लिखा हुआ है। फ्री वर्स का मतलब होता है जिसमें राइमिंग और मीटर जो है वो मैच नहीं करते। ये आयमिक पेंटामीटर में कहीं कहीं पाया जाएगा, यानी कहीं कहीं कपलेट आपको मिल सकता है, पर बाकी जो है वो पोएम फ्री वर्स है, फ्री छंद है। पोएट जो है इसमें सेकंड पर्सन पर्सपेक्टिव से ये पोएम लिखता है, यानी ऑब्जेक्टिव मोड में ये पोएम लिखा जा रहा है। कहीं कहीं सब्जेक्टिव टच आपको इस पोएम में मिलेगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। जो पर्सपेक्टिव है पोएम को लिखने का वो ऑब्जेक्टिव मोड है या सेकंड पर्सन पर्सपेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट है ये, इस पोएम में आपको एक फिगर दिखेगा जिसका हेड जो है वो मैन का है और जो पूरी बॉडी है वो लॉयन की है, और ये रिजेंबल करता है ग्रीक स्फिंक्स से। तो ग्रीक स्फिंक्स को माना जाता है कि वो बहुत उदार था, बहुत अच्छा था लोगों के लिए। लेकिन यहाँ जो ये आपका बीस्ट दिखेगा वो कैसा होगा वो तो पोएम में जाके कंफर्म होगा। और ये जो है बीस्ट, जो जानवर है, जो सर इंसान का और शरीर लॉयन का लेकर के है, वो जा रहा है बेतलेहम की तरफ। बेतलेहम वही जगह है जो क्राइस्ट का गांव है यहाँ, या जहाँ क्राइस्ट जो थे वो पैदा हुए थे। और ये जा रहा है इनकारनेशन के लिए, एक अवतार के लिए, 2000 साल के बाद ईसा मसीह के पैदा होने के। तो ईसा मसीह जब पैदा हुए थे उसके 2000 साल बाद एक नया अवतार लेने वाला है, एक नया बीस्ट अवतार लेगा। अब ये बीस्ट जो है ये अच्छा होगा या बुरा होगा, ये पोएम में जाकर के हमको कंफर्मेशन मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट पॉइंट में। ये पोएम जो है वो 1919 में लिखा गया था। पहली बार जो ये पोएम था वो प्रिंट हुआ था द डॉयल नामक मैगजीन में। इसके बाद प्रिंट का मतलब पब्लिश हुआ था, और इसके बाद ये इंक्लूड किया गया 1921 के कलेक्शन में, जो इनका ही कलेक्शन था, पोएम्स का कलेक्शन, माइकल रोबाटीज एंड द डांसर्स। ये याद जरूर रखिएगा, डायल भी याद रखिएगा। और इसमें टोटल 15 पोएम्स थे और ये उनमें से एक पोएम था। तो 1919 में ये लिखा गया था, पब्लिश भी 1919 में हुआ, लेकिन 1921 में ये एक कलेक्शन में पब्लिश हुआ था। इस पोएम में जो है वो क्रिश्चियन इमेजरी को दर्शाया गया है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, जिस एपोकैलिप्स और सेकंड कमिंग को डिस्क्राइब की गई है। एपोकैलिप्स का मतलब होता है एक रिवलेशन टाइप का, एक रहस्य उद्घाटन या एक नया अवतार। पूरी संसार खत्म हो जाएगी, तबाही से गुजरेगी और फिर एक नया संसार बनेगा, एक नया युग जो है वो आएगा, ऐसा माना जाता है क्रिश्चियनिटी में। एलेगोरिकली जो है ये पोएम जो है एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है पोस्ट वार यूरोप की। पोस्ट वार यूरोप, क्योंकि ये पोएम 1919 में लिखा गया, यानी आपको पता होगा कि आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट। तो ये जरूर याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछा हुआ है कि ये पोएम जो है वो कब लिखा गया। तो ये उस समय का एज, ईयर या बैकग्राउंड में कुछ भी पूछ सकता है पेपर सेटर। और ये शुरुआत थी आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, ये भी पूछा गया था एग्जाम में। आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1919 जन में शुरू हुआ था और ये शुरुआत हुई थी ईस्टर राइजिंग जो अप्रैल 1960 था उसके बाद। ईस्टर राइजिंग जो है, जैसे कि इंडिया में 1857 में मंगल पांडे के द्वारा शुरू हुआ एक विद्रोह टाइप का, वैसे एक विद्रोह टाइप का था ये ईस्टर राइजिंग। जो विद्रोह बाद में दबा दिया गया, ब्रिटिश वालों ने जो लीडर्स थे उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया उसमें, लेकिन धीरे धीरे जो था ये एक रास्ता बनाया और इंडिपेंडेंस के लिए लोगों ने फिर मुहिम चलाई और एक बड़ी विद्रोह जो है वो लड़ी गई, जैसे कि इंडिया में लड़ी गई। ये टाइटल जो है वो एल्यूड करता है बिब्लिकल बुक ऑफ रेवलेशन। ये बुक ऑफ रेवलेशन है। बुक ऑफ रेवलेशन जो है वो न्यू टेस्टामेंट जो
क्रिश्चियन के लिए बहुत ही पवित्र बुक मानी जाती है। तो न्यू टेस्टामेंट की लास्ट बुक है ये। न्यू टेस्टामेंट में टोटल 27 बुक्स हैं और ये आखिरी बुक है जिसका नाम है बुक ऑफ रिविलेशन। ये माना जाता है कि ये बुक आखिरी है, यानी इसके बाद जो है वो संसार खत्म हो जाएगा, एक नया संसार होगा, यानी उसके बाद ईसा मसीह पैदा होंगे, एक नए अवतार में आएंगे और एक सेकेंड कमिंग इनका होगा क्राइस्ट का। क्योंकि फर्स्ट तो ये फर्स्ट ईस्वी में हो गए थे 2000 साल पहले के आसपास। अब इनका दूसरा जो है वो अवतार होगा, सेकंड रिवलेशन होगा इनका, और फिर दुनिया जो है वो अच्छी होगी ऐसा माना जाता है। पर इस पोएम में जो है वो ऐसा नहीं होता है। पोएम में जो है वो ऑप्टिमिस्टिक के बजाय पेसिमिस्टिक नोट लेकर के पोएट चलता है। इस पोएम के बैकग्राउंड में और बताई जाए तो ये 1980 और 1919 में जो फ्लू पैंडेमिक था आयरलैंड में, उसको भी ये जोड़ करके दिखाता है अपने पोएम में। उसमें यीट्स जब ये लिख रहे थे पोएम को, उनकी वाइफ जो थी जॉर्जी हाइडी लीज, वो प्रेग्नेंट थी और वो भी वायरस में, जो ये फ्लू पैंडेमिक वायरस था उसमें फंस गई और लगा कि जैसे इनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन किसी तरीके से ये सरवाइव की। और 1919 में ही यीट्स महोदय का और लीज महोदय का जो बच्चा पैदा हुआ वो एक लड़की के रूप में, जिसका नाम था एन बटलर यीट्स, जिसके लिए भी यीट्स महोदय ने बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चिनुआ अचीबे महोदय जो एक ग्रेट नॉवेलिस्ट थे, जिन्होंने थिंग्स फॉल अपार्ट नामक एक नॉवेल लिखा था, 1958 में पब्लिश हुआ था। और ये जो थिंग्स फॉल अपार्ट जो टाइटल है इनका, वो इसी पोएम में W.B. यीट्स महोदय के सेकंड कमिंग पोएम में ही लिखा हुआ एक फ्रेज है। थिंग्स फॉल अपार्ट इतना फेमस हुआ ये फ्रेज कि इससे कई सारे ओपेरा, म्यूजिक या बहुत सारे पोएम्स लिखे गए। चलते हैं पोएम्स को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। टर्निंग इन द वार्डिंग जायर, द फाकन कैन नॉट हियर द फाकनर। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा इमेज आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आप इमेज के माध्यम से समझें। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये है फाकनर यानी कि ट्रेनर, और ये है फाकन यानी कि बाज, वो पक्षी जिसको ये ट्रेन कर रहा है। ये मुड़ते 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 ये टर्निंग करते करते ने वाइडनिंग जायर का मतलब होता है दूर मोशन करते हुए, इतना जा चुका है दूर ये मोशन करते 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 कि अब वो जो है अपने फाकनर की आवाज नहीं सुन सकता। यहाँ ये भी बात ध्यान देने योग्य है आपके लिए कि फाकन और फाकनर जो है ये एक मेटाफर है। फाकन जो है वो बाज के लिए है, पर मेटाफोरिकली जो है इसका यूज हुआ है ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए। और फाल्कनर जो है वो उसका ट्रेनर है। यहाँ फाल्कनर जो है वो यूज हुआ है एक अथॉरिटी, एक ऑर्डर के लिए, कि अथॉरिटी या ऑर्डर जो है, जो लॉ है ना, उससे जो ह्यूमैनिटी है वो इतना दूर जा चुका है, चाहे वो डिवाइन लॉ हो और चाहे वो इंसान की बनी हुई लॉ हो, उससे इतना दूर जा चुका है कि अब उसकी वो आवाज नहीं सुन सकता, वो अनकंट्रोल्ड हो चुका है। थिंग्स फॉल अपार्ट, चीजें जो है वो बिखर सी गई हैं। फॉल अपार्ट का मतलब होता है कोलैप्सिंग, एवरीथिंग इज कोलैप्सिंग, सब बिखर चुका है। द सेंटर, सेंटर का मतलब होता है द सेंट्रल ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड। सेंटर का मतलब ट्रेडिशन, मोरलिटी, रिलीजन, अथॉरिटी, ये जो सेंट्रल ऑर्डर होते हैं वर्ल्ड के ना, वो अब होल्ड नहीं कर सकते। अब मानवता पर इनका कोई भी जो है कंट्रोल नहीं रह गया है। मेयर एनार्की, अब केवल अराजकता, इज लूज मींस स्प्रेड, अब केवल अराजकता फैल चुकी है अपॉन द वर्ल्ड, दुनिया में। अब कहीं कोई भी डिवाइन लॉ नहीं चल रहा है, कोई भी फिजिकल लॉ नहीं चल रहा है, केवल चल रहा है तो अराजकता चल रही है, अव्यवस्था चल रही है, लॉलेसनेस चल रही है हर जगह। चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। द ब्लड डिम्ड टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रोन्ड। डिम मतलब होता है धुंधला यानी डिम, टाइड मतलब होता है वायलेंट वेव, ज्वार भाटा जिसे कहते हो आप। लूज्ड मतलब स्प्रेड या होता है रिलीज्ड। तो यहां कह सकते हैं आप कि खून से धुंधली जो वायलेंट लहर है वो रिलीज हो गई है और हर जगह जो है सेरेमनी ऑफ इनोसेंस वो डूब गई है। सेरेमनी ऑफ इनोसेंस का मतलब होता है इनोसेंस का जो संस्कार है, जो इनोसेंट लोग हैं, जो पीसफुल लोग हैं, जो प्योर लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, वो डूब चुके हैं, उनका संस्कार डूब चुका है, उनकी अच्छाइयां डूब चुकी हैं। एक इमेज के माध्यम से अगर आपको दिखाऊं मैं, थोड़ा सा आप देखिएगा। यहाँ ब्लड है, डिम्ड है यानी कि धुंधला सा है, और ये टाइड है यानी कि वायलेंट वेव है जिसमें इनोसेंट लोग जो है वो डूब रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में पोएट कहता है द बेस्ट, बेस्ट मतलब होता है बेस्ट पीपल। लैक ऑफ कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब होता है बिलीफ, कॉन्फिडेंस या डिटर्मिनेशन। तो जो अच्छे लोग हैं उनमें विश्वास की, कॉन्फिडेंस की, डिटर्मिनेशन की कमी आ गई है। वाइल द वर्स्ट, जबकि जो बुरे लोग हैं, जो बहुत बेकार लोग हैं, आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी,
वो भरे हुए हैं पूरे के पूरे जोश और ऊर्जा से। तो अच्छे लोग खो चुके हैं विश्वास और बुरे लोग जो है वो जोश से भरे हुए हैं। यहाँ पर देखिएगा दो पोएटिक डिवाइसेस यानी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। एक तो है एंटीथेसिस, बेस्ट का वर्स्ट से एंटीथेसिस, और पैराडॉक्स है कि जो अच्छे लोग हैं वो कमजोर हो चुके हैं और जो बुरे लोग हैं वो मजबूत हो चुके हैं। यह है सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में पोएट कहता है श्योरली सम रिवेलेशन इज एट हैंड। रिवेलेशन मतलब होता है एपोकैलिप्स यानी डिवाइन ट्रूथ रिवील होने वाली है या रहस्योद्घाटन होने वाला है। एट हैंड का मतलब होता है नियर फ्यूचर, यानी अब जो है कोई न कोई एपोकैलिप्स आने वाला है, कोई रहस्योद्घाटन होने वाला है, यानी दुनिया तबाह होने वाली है। क्योंकि माना जाता है हर एक मिथोलॉजी में, चाहे वो ग्रीक मिथोलॉजी हो, हिंदू मिथोलॉजी हो, मुस्लिम का, क्रिश्चियनिटी हो, सब में ये माना जाता है कि दुनिया जो है, दुनिया का एक डूम डे आएगा, दुनिया एक बार तबाही के कगार पर आएगी, क्योंकि दुनिया में इतनी अराजकता फैल जाएगी, मानवता इतना खत्म हो जाएगा, सर्वनाश करने के लिए इस दुनिया का कोई न कोई पैदा लेगा। और क्रिश्चियनिटी में ये माना जाता है कि सेकंड कमिंग होगा क्राइस्ट का। श्योरली द सेकंड कमिंग इज एट हैंड, और निश्चित हो गया है ये कि अगर डूम डे आने वाला है, अगर एपोकैलिप्स आने वाला है, अगर तबाही आने वाली है, तो इसका मतलब है सेकंड कमिंग भी आने वाला है, यानी कि ईसा मसीह का दूसरा आगमन जो है वो एट हैंड है, नजदीक है, नियर भविष्य में कभी भी हो सकता है। द सेकंड कमिंग, ये एपोस्ट्रोफी है। जैसे ही पोएट कहता है द सेकंड कमिंग, कहता है हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट, मुश्किल से ये शब्द निकले ही थे मेरे मुंह से, व्हेन वास्ट इमेज, वैसे ही एक विशाल इमेज जो है वो बाहर आया। कहां से बाहर आया? स्पिरिटस मंडी से। स्पिरिटस मंडिस आपको ये पता होना चाहिए ये किस लैंग्वेज में है, क्योंकि ये पूछा हुआ है। लैटिन में लिखा हुआ है, और लैटिन में जो स्पिरिटस मंडी है उसका इंग्लिश होता है स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की आत्मा, विश्व आत्मा, या कलेक्टिव अनकॉन्शियस ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसे सामूहिक चेतना भी कहते हैं। तो विश्व आत्मा से एक विशाल दृश्य जो है वो पोएट को दिखता है। ये इस ऐसे भी समझ सकते हो आप, जैसे हॉलीवुड मूवीज में आपने देखा होगा कि एक जलती हुई जो है वो सर्कल में लाइन बनती है, और उसमें से कोई जो है वो आता है बाहर, चाहे वो पास्ट से आया हो, चाहे फ्यूचर से आया हो, चाहे वो किसी और ब्रह्मांड से होकर के आता हो। तो ऐसा ही कुछ जो है वो जादुई कुछ होता है, और विशाल का एक जानवर या आदमी अभी पता नहीं चल रहा है, वो बाहर निकलता है उसमें। और जैसे ये साइड देखता है पोएट, वो कहता है कि ये दृश्य मुझे विचलित कर देती है, मुझे परेशान कर देती है। क्यों परेशान करती है वो दृश्य, वो आप अभी आगे ध्यान से देखोगे। समवेयर इन द सैंड्स ऑफ द डिजर्ट, यानी कि मरुस्थल की रेत में कहीं जो है एक शेप, एक प्राणी जो है, एक रूप जो है वो निकला बाहर, जिसका जो शरीर था वो लायन का था और जो हेड था वो आदमी का था। तो यहाँ याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था पॉइंट में, ये रिजेंबल कर रहा है ग्रीक स्फिंक्स से। आप इस इमेज को देख करके आसानी से समझ सकते हैं क्या रहा होगा उस समय माहौल, जब पोएट कहता है कि ये दृश्य देख करके मैं विचलित हो गया। न केवल इस दृश्य को देख करके पोएट विचलित होता है, बल्कि उस रेगिस्तान में जितने भी नेचुरल चीजें हैं, जो बर्ड्स हैं, वो भी विचलित हैं। रेगिस्तान का जो है ये बैकग्राउंड है, ऊपर से मंडराते हुए ये क्रोधित जो है वो नाराज जो है वो पक्षियां इसके ऊपर मंडरा रही हैं, और ये धीरे धीरे जो है अपने कदमों से आधा इंसान और आधा जानवर आगे बढ़ रहा है बेथलेहम की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट लाइन को कंफर्म करते हैं। यहाँ पोएट कहता है अ गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन, इसकी निगाहें वैसी थी जैसे कि सूरज की तेज हो। तो सूरज की तेज से तुलना की जा रही, यहाँ पर सिमिली का यूज करते हुए पोएट कहता है कि इसकी निगाहें जो थी वो ब्लैंक थी। ब्लैंक मींस ब्लैंक विद इमोशन, या इमोशनलेस थी इसकी निगाहें, निगाहों में कोई भी इमोशन नहीं था, और वो पिटीलेस था, वो निर्दयी था। लगता था मानो कि ये निर्दयी है, ये कोई अच्छा शुभ शकुन नहीं होने वाला है, ये बुरा कुछ होने वाला है हमारे साथ। इसलिए न केवल पोएट बल्कि वहां का जो पूरा नजारा था, जो नेचर था, जो बर्ड थे, वो सब दुखी थे। इज मूविंग, वो मूव कर रहा था। इट्स स्लो थाइज, अपने धीरे धीरे कदमों से, धीरे धीरे जांघों से। वाइल ऑल अबाउट इट, जबकि इसके चारों तरफ रील शैडोज, रील माने स्पिन, शैडोज मतलब होता है छांव, स्पिन करती हुई, होवरिंग करती हुई इंडिग्नेंट डिजर्ट बर्ड्स। इंडिग्नेंट मतलब होता है नाराज, क्रोधित या डिस्टर्ब्ड, जो वहां के डिजर्ट के पक्षियां थी वो इसके ऊपर मंडरा रही थी। That 20 centuries of stony sleep were waked to nightmare by a rocking cradle। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 20 सेंचुरी मतलब 2000 साल। स्टोनी स्लिप का मतलब होता है पथरीली नींद या ऐसी नींद जिसमें सभ्यता का नामो निशान नहीं है, स्पिरिचुअली इंसान नम हो चुका है, अनकॉन्शियस स्लंबर में जा चुका है वो। वेग्ड मतलब होता है वैसे तो टीज्ड, परेशान,
लेकिन यहाँ पर है चेंज इन टीज्ड, यानी सोचो कुछ और लेकिन सोच जो है वो बुरे में बदल जाए। नाइटमेयर मतलब होता है भयावह सपने। रॉकिंग क्रैडल जो है वो एक सिंबॉलिक है बर्थ का, जो जन्म लेने के बारे में बता रहा है। वो बर्थ कुछ भी हो सकता है, वो चाहे न्यू एरा हो चाहे न्यू फोर्स हो। तो यहाँ पर जो है वो पोएट कहता है कि जो 2000 सालों से ये लोग सो रहे थे, जिनकी सभ्यता सिविलाइजेशन मानवता जो खत्म हो गई थी, अब इनकी जो रातों की नींद है वो जाने वाली है। अब रातें जो है वो भयावह सपने में बदलने वाले हैं। अब ये परेशान होने वाले हैं, और वो भी कैसे परेशान होने वाले हैं? रॉकिंग क्रैडल से परेशान होने वाले हैं, यानी किसी के जन्म लेने से परेशान होने वाले हैं। क्योंकि ये जो जन्म लेने वाला है ना, ये कंफर्ट देने वाला नहीं है, ये टेरिफाइंग करने वाला है। यानी कि यहाँ पर जो है एक आयरनी का यूज किया गया है कि जो पैदा होने वाला है, जिसका इंतजार कर रहे थे ये कि क्राइस्ट पैदा होंगे तो हमारे लिए सेवियर का काम करेंगे, यहाँ उल्टा हो जाता है एक आयरोनिकल कि ये सेवियर के बजाय बीस्ट आ जाता है यहाँ पे। तो ये आयरनी है और मेटाफर है यहाँ पे स्टोनी स्लीप। स्टोनी स्लीप जो है मैंने आपको बताया कि एक ऐसी सिविलाइजेशन जो स्पिरिचुअली नम हो चुकी हो। पोएट कहता है अब एंड व्हाट रफ बीस्ट, और क्या जो ये किस प्रकार का ये ब्रूटल, रफ मतलब ब्रूटल, जो बीस्ट है, इट्स आर कम राउंड एट लास्ट, आखिरकार इसका समय आ चुका है। इस क्रूर प्राणी का, इस क्रूर जानवर का समय आ गया है, जो स्लाउचेस मतलब होता है आलसपन में धीरे धीरे टुवर्ड्स बढ़ रहा है बेथलेहम की तरफ। क्या ये पैदा होने के लिए बढ़ रहा है? क्या ये जन्म लेने वाला है? मतलब अब आने वाला जो समय होगा, जो युग होगा, वो राक्षसी युग होगा। तो इस तरीके से ये सिंबोलिज्म भी है, ये केओस है, आयरनी भी है, क्योंकि बेथलेहम जो बर्थ प्लेस था होप का, आशा का, क्राइस्ट का, वो अब बर्थ प्लेस होने वाला है टेरर का, इस ब्रिस्ट का। तो इस तरीके से ये पोएम खत्म होता है। आशा है आपको ये पोएम समझ में आया होगा। कोई परेशानी होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।